हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां कब आईं, कैसे इनकी शुरुआत हुई, कौन पहले आया, तो ये देख लेते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। किसने खोज की थी? वास्को डी गामा ने। और वो कब आया था भारत? 17 मई 1498 ईस्वी को। कहाँ पहुंचा था? कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा नाम भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और कब आया? 1505 में आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए। पहला डच यात्री कर्नेलियन द हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। कोलाचेल की लड़ाई देख लेते हैं। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लैनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में यानी 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। आगे देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा।
उसने जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां, खुर्रम शाहजहां को कहते थे, से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा जो कैथरीन राजकुमारी थी, पुर्तगाल की राजकुमारी जो थी, उनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना लिया। आगे नोट में देख लेते हैं। गेराल्ड ऑन्गियर 1669 से 1677 ईस्वी यानी 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। इस अनुमति को क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। जो व्यापारिक छूट की अनुमति को क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। आगे 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूता, नुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान पर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। जिसकी नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने वालिकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव में प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आगे देख लेते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच में हुआ। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में हुई। एक्स-ला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है। आगे देख लेते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से 1749 से 1754 तक हुआ। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बने रहे। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को
नासिर रंज पुत्र और मतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इस विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। 1749 ईस्वी में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। अगला नवाब कौन बना था? चंदा साहब कर्नाटक के अगले नवाब बन गए। 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। मुजफ्फर जंग क्या बना? हैदराबाद का नवाब बना। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचुनापल्ली में शरण ले लिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। आगे 1752 में स्ट्रीगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचुनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहूं अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुए ए ला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहूं को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य रहा, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरियों को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तथा फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ये सारे प्रदेश जो थे वो सब क्या थे? फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।